Kindly like this video, subscribe to my channel Canny's World, and press the bell icon for further updates in the future. मैं चाहता हूं कि I would like to start my today's lecture, which is lecture number 3, and it will be on the dramatic tradition of European drama, and what I would like to touch on that what are the key component, and after that, because I will jump on the text of Brecht, then it's very significant that all of you you understand the basics of the dramatic tradition in that period. So let me share the screen with you. Let me go to the let me go to the Google Classroom. Kaval, you are seeing that? You're seeing the Google Classroom right now? Yes, sir. Okay. Now this will be my last lecture on the more theoretical in nature and it's based on concepts. ये concept oriented है और मैं चाहता इसलिए हूँ कि क्योंकि हमने इसके बाद ब्रेख्ट को पढ़ना है तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम उन ट्रेडिशंस को देखें जो उससे पहले आई हैं और इनमें से बहुत सी ट्रेडिशंस को हम देखेंगे कि ब्रेख्ट चैलेंज करेगा और ब्रेख्ट जो है वो विल कम अप विद हिज ओन आइडियाज अबाउट ड्रामा एंड अबाउट थिएटर. मैं भी चाहता भी ये हूँ कि अब हम बड़ा फोकस होकर ये देखें कि ड्रामा और थिएटर में क्या फर्क है. देखिए ड्रामा जो है वो उसके अंदर जो है वो लाजमी नहीं होता वो परफॉर्म होने के लिए हो, ठीक है, लेकिन जो थिएटर है वो स्पेस है जिस स्पेस में एक ड्रामा परफॉर्म होता है. यानी इन अदर वर्ड्स हम जो भी हमने टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किए हैं वो दोनों टेक्स्ट वो हैं जो प्ले टेक्स्ट लाती है. I mean, what is play text? Play text is the text which you perform on a theater. यानी उनके लिए शर्त है कि वो या प्ले में परफॉर्म हुई है या उन पे फिल्म बनी है या वो टीवी ड्रामे बने. यानी मैंने प्लेज ही वो चूज किए हैं जो बेसिकली क्या है वो जो है वो प्ले टेक्स्ट है. अच्छा, अब just to recap, I mean what we are learning and what we are trying to understand, I would like to discuss the focus of continental literature. Continental literature जो है वो उसका फोकस क्या है, मकसद क्या है, हम क्या उसमें पढ़ रहे हैं. Continental literature elucidates the importance of dominant European dramaturgical, narrative and poetic tradition in 19th and 20th century. ये जो 19th और 20th century है इसके अंदर जो यूरोपियन ड्रामा और फिक्शन और पोइटिक ट्रेडिशंस जो एस्टेब्लिश हुई हम उनको स्टडी कर रहे हैं. इट एक्सप्लोर्स हाउ मॉडर्निस्टिक एक्सपेरिमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, लैंग्वेज सेटिंग, मूवमेंट और थीम चैलेंज दीज ट्रेडिशंस. दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट. और मैं इसकी थिएटर के एज ए स्टूडेंट ऑफ थिएटर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन you that what type of modernistic experiment I was talking about. देखिए
जब हम बात करते हैं थिएटर की, तो हम ये देखते हैं कि थिएटर जो है उसका ना सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, बल्कि उसकी प्रेजेंटेशन चेंज हो गई। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर हम आपने भी और मैंने भी मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे पढ़े हैं, जिसके अंदर एक ड्रामा है वो है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। यानी वो थिएटर जो है वो क्या है, वो उसकी जो जो कंस्ट्रक्शन है वो फर्क है। मिसाल के तौर पर वेटिंग फॉर गोडो में हम देखते हैं कि बड़ा सजेस्टिव सा उसकी स्टेज सेटिंग है। एक दरख्त है, दो लोग खड़े हैं, और जो 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 पूरा जो स्टेज है वो खाली है, यानी सिर्फ उसके अंदर दरख्त है, और वो दरख्त भी कमाल है कि उसके अंदर कोई पत्ते ही नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट ये है कि वो जो चीजें हैं एक और रियलिटी भी है। यानी रियलिटी जो है, इससे पहले हमने ये देखा कि स्टेज ऐसे होना चाहिए जैसे रियल लाइफ है, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि स्टेज क्या है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, फिर आप देखिए कि इसके बाद ब्रेख्त का थिएटर है। ब्रेख्त का जो थिएटर है वो क्या कर रहा है, वो थिएटर फॉर चेंज है। वो कहता है कि नहीं, हमारा जो स्टेज है उसके अंदर लाइट जो है वो हर वक्त ऑन रहनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि वो थिएटर में है, वो रियल लाइफ में नहीं है, ताकि वो सीख सके उससे। यानी वो क्या है, वो थिएटर क्या है, वो थिएटर फॉर लर्निंग है, वो थिएटर फॉर लर्निंग है। अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर वो थिएटर ऑफ लर्निंग है तो वो ये भी क्या चीज है। अगर वो थिएटर ऑफ लर्निंग है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। यानी थिएटर को इस्तेमाल किया जाए टीचिंग के लिए, ये भी क्या चीज है, ये भी क्या है, एक लर्निंग। तो अब जब आप ये जो तमाम चीजें कैसे करेंगे, आप प्लॉट के साथ करेंगे, आप कैरेक्टराइजेशन के साथ करेंगे, लैंग्वेज के साथ करेंगे। यानी प्लॉट का मतलब क्या है कि स्टोरी जो वो कैसे डेवलप हो रही। मिसाल के तौर पर लेट्स से फ्लैशबैक है, ये एक्सपेरिमेंट है। यानी नहीं तो आमतौर पर जो थिएटर है उसके अंदर प्रोग्रेस क्या होती है, वो कॉज एंड इफेक्ट प्रोग्रेस होती है। यानी एक इवेंट होता है, उस इवेंट की वजह से एक और इवेंट होता है, एक इवेंट होता है और उसकी वजह से क्या होता है, एक और इवेंट होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है उसकी लैंग्वेज है। लैंग्वेज जो है वो आसान है, क्रिस्प है, सेंटेंसेस टूटे हुए हैं, लैंग्वेज कंप्लीट ही नहीं है। और जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है किसको, वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है कैरेक्टराइजेशन को। यानी जैसे करेक्टर्स हैं वैसी लैंग्वेज है, उस तरह की लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे करेक्टर्स हैं। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा सेटिंग है उसकी। मैंने जिस मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो सेट है उसका, जहां पर वो प्लेस हुए हैं, वो ड्रामा चल रहे हैं, उसकी सेटिंग के अंदर भी है कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया कि जैसे वेटिंग फॉर गोडो है, उसकी एक ही सेटिंग है, उसी में सब कुछ हो जाता है, सेट चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, स्टेज टेक्नोलॉजी जो है वो इंतहाई सिंपल है। ठीक, फिर मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब क्या है, मूवमेंट का मतलब ये कि उस जमाने में किस किस्म की मूवमेंट चल रही थी। मूवमेंट का मतलब है लिटरेरी मूवमेंट्स। मूवमेंट का मतलब है आर्टिस्टिक मूवमेंट। जैसे सररियलिज्म है। सररियलिज्म क्या है, ये है कि एक आर्टिस्ट मूवमेंट है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपके अंदर की दुनिया कैसी है और वो आपको नजर आ रहा है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग से, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का मतलब है कि एक नई तर्ज का जो है वो आप आर्ट जो है वो देखते हैं। अभी इसके अंदर जो है आपको जो है वो जो काम नजर आता है वो आपको लॉर्का का काम नजर आता है। यूरोपियन ड्रामाटिस्ट है और वो कलर्स को इस्तेमाल कर रहा है, चीजों को इस्तेमाल कर रहा है इस मूवमेंट के मुताबिक, सिंबल्स को इस्तेमाल कर रहा है। जो सिंबल्स हैं, ठीक है, सिंबल्स हैं, जैसे एक दरख्त है उसके अंदर पत्ते ही नहीं लगे, पत्ते है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर खजा का मौसम है। इसका मतलब क्या है कि दरख्त की दुनिया भी वैसी है जैसे इंसानों की दुनिया है, खजा में है वो दुनिया। ठीक, और उसके अलावा बात ये कि ये थीम्स हैं। ठीक है, थीम्स किस किस्म के होते हैं, बाद वो थीम्स हैं जिन पर बातचीत नहीं हो सकती। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ कुछ ड्रामे, जैसे मेरे पास तुम हो, जैसे तेरे प्यार के सदके,
अब ये वो ड्रामे हैं जिनको आप ड्रामे को देखते हो आप भी हैरान होते हैं, क्योंकि आपकी जो ट्रेडिशंस हैं इनको ये चैलेंज करते हैं। यहाँ पर इनको चैलेंज करते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर मेरी बात कंवल से हो सके तो मैं कंवल से पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो ड्रामे हैं ये हमारी ट्रेडिशन को चैलेंज करते हैं, जो मैंने आपको आपके सामने नाम लिए जिनके? सर ये जो 2 ड्रामास हैं, ये वैसे तो एक का मैंने सुना हुआ है, मेरे पास तुम हो, लेकिन ये जो आपने दूसरे का नाम लिया इसकी मुझे स्टोरी नहीं पता, पहले वाले की स्टोरी पता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो ड्रामास हैं ये वैसे अच्छे तो नहीं है, मतलब अजीब से थे कुछ। देखिए, ये मुझे बताएं कि अगर ये ड्रामे अजीब हैं, इसलिए अजीब है कि आप ये समझती हैं कि ये हमारे जो ट्रेडिशन है, ये जो हमारा कल्चर है, इसको चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए आप कह रही हैं ये बात? जी सर, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर अब एक और जगह पे यहाँ पे थप्पड़ मारना भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही, और किसी को ऐसे 2 टकी की औरत कह देना या किसी मर्द को इस तरह से जलील करना या औरत को करना एक इंतहाई बुरी बात है। आप क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं अपने ड्रामा से? आप कुछ अच्छा प्रमोट भी तो कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये बात की ये जो बात है बड़ी अहम है कि हम क्या प्रमोट करना चाहते हैं। मैं बात कर सकता हूं एहसान से मेरे से बात कर सकते हैं? यस सर। एहसान, आपकी ना जरा नजर काफी गहरी होती है चीजों के ऊपर। ये जो ड्रामे मैंने नाम लिए हैं, मेरे पास तुम हो, तेरे प्यार के सदके, ये वाले जो ड्रामे हैं, ये ड्रामे क्या हमारी ट्रेडिशन को चैलेंज कर रहे हैं, कल्चर को चैलेंज कर रहे हैं? और क्या इसका कोई फायदा है इन ड्रामों का, या ये नुकसान है ड्रामा? ये देखना सर, चैलेंज तो हर चीज करती है सर हमारे कल्चर को। जब सर हमने अपने कल्चर को अपनी मतलब ईगो का मसला बना लिया ना, तो फिर हमारी नमाज भी हमारे कल्चर को चैलेंज कर रही होगी। ये ड्रामास तो सर कुछ भी नहीं। और बाकी रही बात मेरे पास तुम हो की, तो सर उसमें ऐसी कोई चीज है नहीं थी जिससे कि हमारे कल्चर को कोई चैलेंज हो। उन्होंने बिल्कुल रियलिटी दिखाई है सर, जैसा कि हमारे कल्चर में है कि मर्द जो है वो बड़ा जालिम होता है, औरत मजबूर होती है, मजलूम होती है। सर ऐसा उसने बताया खलीलुर रहमान कमर साहब ने कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, हर दफा औरत मजलूम नहीं होती। एहसान, ये मुझे ना जी बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ एहसान की बात से। एहसान ने जो है ना, ये देखिए, मैं कहना ही चाहता हूँ आपको कि ड्रामे के अंदर ना 2 बातें होती हैं। प्रमोशन तो अपनी जगह है, कल्टीवेशन थ्योरी तो है कि कल्टीवेट करता है ड्रामा चीजों को, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए कि क्या हमें अपनी सोसाइटी को भी देखना चाहिए कि आया वो सोसाइटी किस दौर से गुजर रही है, मतलब उसमें है क्या। मतलब मे भी बहुत सी चीजें हम समझते हो कि हम उन्हें छुपाते हो, और उन छुपाने की वजह से वो प्रॉब्लम पैदा होती है। ठीक, कि क्या अब देखिए ना, ये जो चीजें हैं, ये जो लोगों के हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप्स हैं, इनको हम इनको देख के हमें ये भी अंदाजा होता है, और हम ये भी देखते हैं कि ये भी कुछ हो सकता है इन रिलेशनशिप के अंदर। मेरा अब मेरे से कौन बात करी जो कह रही थी कि मैं एग्री करती हूँ एहसान के साथ? वो कौन? हाँ जी सर, मीरब, आप जरा हाईलाइट करें, आप क्या कहते हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कमल ने बिल्कुल ठीक कहा। अब जो एक राइटर ने ड्रामा लिखा है, ठीक है, उसने आई डोंट नो अपनी सेंस में क्या कहने की कोशिश किया, बट हम हर वो चीज वही मतलब लाइक अपने दिमाग में मतलब लेंगे ना कि जो हमें बुरी लगी है, या जो कोई एक पॉइंट। अब ये थप्पड़ मारने वाला, जैसे कमल ने कहा, थप्पड़ अगर अब उसने मारा है, जिसने मारा, मैंने तो इतना ड्रामा खैर खास देखा नहीं क्योंकि मुझे इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। अब थप्पड़ की बात लोगों ने इतनी ज्यादा, किसी ने थप्पड़ की बात उठा ली है, किसी ने अंदर बेवफाई की बात उठा ली है, किसी ने मतलब एहसान वाली बात के, मतलब जिसको जो समझ आई है, जो ठीक लगा है उसके मतलब दिमाग को, ठीक है, उसने वो बात एक्सेप्ट कर ली है अंदर ड्रामे से। हर कोई ऐसे ही करता है। मैं वापस आता हूँ अपनी बात पर। देखिए मीरब, इस ड्रामे ने, ये ड्रामे के 9 मिलियन व्यू थे, 90 लाख लोगों ने इस ड्रामे को देखा, और इसकी जो 10वीं किस्त जो थी उसकी जो व्यूअरशिप थी वो पाकिस्तान के और इंडिया के मैच से ज्यादा थी। यानी इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना देखा नहीं गया
जितना ये ड्रामे की जो थी वो 10वीं और 11वीं किस्त देखी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग व्हिच दिस ड्रामा हाईलाइट्स। ये वो हाँ बात जी, है। हाँ जी। ये मैं कहना ही चाहता हूँ कि ये जो हमारी यूरोपियन ड्रामाटर्जिकल और नैरेटिव और पोएटिक ट्रेडिशंस हैं, इनको क्या हो रहा है, इनमें नए थीम्स आ रहे हैं, नई, और वो थीम इनको चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं यार, अब डॉल्स हाउस क्या है? डॉल्स हाउस चैलेंज है, चैलेंज है। वो दरवाजे को मार के चली जाती, कहती है, और दरवाजा जो है वो जोर से मार के क्यों जाती है? वो क्या कहती है? वो कहती है कि यार तुम्हारा ये माशरा मुझे कबूल ही नहीं, मैं रुलूं, मैं तबाह हो जाऊं, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे कोई चीजें चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम मेरे साथ ज्यादती करोगे, तुम तो लोग तो प्यार की बात तो झूठी बातें करो, मुनाफिक हो तुम लोग, तुम तो झूठे हो, तुम झूठ के ऊपर मैं क्या चलूं? तो जब डॉल हाउस चला तो उन्होंने उस थिएटर को जला दिया था, लोगों ने उस थिएटर को जलाया। उन्होंने कहा यार ये किस किस्म का थिएटर चल रहा है यार। लेकिन आज देखिए कि हम डॉल्स हाउस को पूरी दुनिया में पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो दौर है, ये जो मॉडर्निस्टिक दौर है, इसके अंदर हम देखते हैं कि हमें दो चीजें नजर आती हैं। पहले हमें ये चीजें नजर आती हैं कि ये तमाम एलिमेंट्स जो थे, ये तमाम एलिमेंट्स जिसकी मैंने जिक्र किया, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, लैंग्वेज, सेटिंग, मूवमेंट, इन तमाम चीजों का को रिविजिट किया जा रहा है, और इनकी वजह से ड्रामे को नए तरीके से बनाया जा रहा है, नए चीज से डेवलप किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आना चाहता हूं कि इस पूरे एरिया में कुछ की प्लेयर्स हैं। साथियों, मैंने जब एक्टिंग सीखी, हमारा एक कोर्स था, मैंने, आपको पता ही है कि मैंने MS किया हुआ है फिल्म एंड टीवी के अंदर भी। तो जो उसके अंदर जो है वो क्या होता है कि एक्टिंग सिखाई जाती है, और हम उसका पार्ट होता है वो जो हमारा डिपार्टमेंट होता है थिएटर का, फिल्म और टीवी का। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में भी ये एक ट्रेडिशन है कि वो भी ड्रामे जो हैं वो प्ले होते हैं। लेकिन एक्टिंग का जो कोर्स है वो स्पेशली पढ़ाया जाता है। तो एक्टिंग के अंदर जो आपको मेन चीज, जो मेन प्लेयर है, और जिसकी वजह से आज भी हम जो ड्रामे देखते हैं, आज भी जो हम एक्टर देखते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। और उसकी ट्रेनिंग किसके ऊपर होती है? वो कौन है? यूरोपियन, जिसे फाउंडर ऑफ यूरोपियन थिएटर कहा जाता है, और वो रशियन जो है वो ड्रामाटर्ज है। यानी ड्रामाटर्ज का मतलब होता है जो कि ड्रामे को प्रेजेंट करने वाला, यानी ड्रामे को चलाने वाला। तो वो कौन है? वो है स्टेनिलॉस्की। स्टेनिलॉस्की जो है वो क्या है? वो एक रशियन, मैंने बताया कि डायरेक्टर है, ड्रामाटर्ज है, जिसने क्या किया, जिसने चेंजेस लाई। उसने कहा कि नहीं, उसने कहा एक्टिंग ऐसी होनी चाहिए, ड्रामे ऐसे होने चाहिए कि आप उधर बैठे, 3 मिनट गुजरे, और 3 मिनट के बाद आप कहें यार मैं तो इसका हिस्सा हूं, मैं ये कैरेक्टर तो मेरा कैरेक्टर है। आप कैरेक्टर के अंदर, जो आपको कैरेक्टर पसंद हो, आप ये करें, उस कैरेक्टर के अंदर चले जाए, उस कैरेक्टर को इतना पसंद करें कि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाए। वो कहता है कि द फंडामेंटल एम ऑफ आवर आर्ट इज क्रिएशन ऑफ इनर लाइफ ऑफ ए ह्यूमन स्पिरिट। इनर लाइफ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। इनर लाइफ क्या है? इनर लाइफ ये है कि मैं बहुत सी चीजें ना कहता हूं, और मैं प्रिविलेज लेता हूं क्योंकि आप माशाल्लाह सब तमाम लोग अडल्ट्स हैं, और मैं आपको ट्रीट भी एज एडल्ट करता हूं। बात ये कि बहुत सी बातें ना हमारे यहाँ नहीं कही जाती, हमने छुपा के रखा हुआ है, हम उनको डिस्कस नहीं करते, जबकि वो डिस्कस होनी चाहिए। वो डिस्कस इसलिए होनी चाहिए कि अगर हमने उन चीजों को, वो चीजें हमारे अंदर ही रह गई, तो क्या होगा? इससे ये क्या होगा? ये सप्रेस्ड होगा, सप्रेस्ड हो जाएगी हमारी पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी क्या होगी? दब जाए। और दब होने की वजह से वो क्या होगा कि वो कुछ सुने, वो सिर्फ क्या होगी? लिसनर होगी। वो क्या होगी? वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डूअर होगी, थिंकर नहीं होगी। जो थिंकिंग एबिलिटी है वो कब पैदा होगी? कि जब हम इनर लाइफ को देखेंगे कैसे, एंड इन इट्स आर्टिस्टिक फॉर्म में हम क्या देखेंगे? इसका एक्सप्रेशन, यानी हम थिएटर पे क्या देखेंगे? इनर लाइफ ऑफ ए ह्यूमन स्पिरिट। इंसान के अंदर क्या है, उसका गम क्या है, अंदर गम क्यों है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी क्या साइकोलॉजी क्या है। क्या आप लोगों ने मेरा सुमीत भट्ट से और लोगों से ये गुफ्तगू है, क्या आपने साइकोलॉजी पे कोई क्लास पढ़ी है?
यस सर, हमने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ा हुआ सब्जेक्ट। साइकोलॉजी यस सर पढ़ा है। जी। मैं मानूर से बात कर सकता हूँ? यस सर। मानूर, आप ये बताइए कि जो इंसान के अंदर की दुनिया है, ठीक है, यस सर। वो दुनिया जो है, जो वो जो अंदर की दुनिया है, उसका कितना इफेक्ट है उसकी शख्सियत के ऊपर? सर इफेक्ट उसका बहुत इफेक्ट होता है, लेकिन अगर जो आप अपने इमोशन सप्रेस, जैसे आप कह रहे हैं, उसे सप्रेस करके रखते हो, तो फिर वो ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी पे नजर आता है। बट फिर वो एक ऐसा टाइम आता है, जैसे फ्राइड कहता है कि अगर आप सप्रेस करते रहोगे अपने इमोशंस पे, एक टाइम आएगा जब फिर आप ऐसे जैसे फट जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या करो। तो लाइक उसका इफेक्ट होता है आपकी जो इनर हैं, जो आपके अंदर कुछ और चल रहा है, लेकिन बाहर की दुनिया में वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो कि अंदर क्या है। अच्छा, ये बताइए मानूर कि आप ये यस बताइए सर। कि जो आप क्या मैं और आप किसी का इनर वर्ल्ड देख सकते हैं? सर इनर वर्ल्ड यानी हम उसका शायद कोई छोटा स्मॉल एस्पेक्ट देख सकें, वो भी तब अगर वो शख्स दिखाना चाहे, या तो फिर ये हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या कुछ ऐसा हूं कि मैं उसका इनर वर्ल्ड देख पाऊं, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन हम शायद एक एस्पेक्ट देख सकें उसकी पर्सनालिटी के, इनर वर्ल्ड का, लेकिन कंप्लीटली देखना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। इसका मतलब ये कि जो इंसान है वो दो चीजों पर मुश्तमिल है, एक उसकी आउटर वर्ल्ड है और एक उसकी इनर वर्ल्ड है। यानी इन अदर वर्ड्स उसकी दो पर्सनैलिटीज भी हो सकती है, एक पर्सनैलिटी वो जो दुनिया को दिखाने के लिए है और एक वो जो उसके अंदर है। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या स्प्लिट पर्सनैलिटी हो सकती है? यस सर, हो सकती है। इसका मतलब ये कि हम ख्वाब कुछ और देखते हो और हकीकत कुछ और होती है। ख्वाबों में पाबंदी तो नहीं है ना, ठीक है ना? ख्वाब तो हम आप देख सकते हैं ना। तो ये जो स्टैनिस्लॉवस्की कह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि देखिए कि स्टेज के अंदर क्या चाहिए हमें चाहिए कि वो चीजें जो कोई बताता नहीं, जो हर कोई अपने पास राज रखता है, वो राज उसके क्या करें, आर्टिस्टिक फॉर्म के अंदर बता दे कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, अब ये बातें अगर हम देखें तो हमें इब्सन के ड्रामों में और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ड्रामों में क्या चीजें नजर आती? इब्सन के मैंने भी डॉल्स हाउस को, वाइल्ड डक, ठीक है, और गोस्ट, ये तमाम प्लेज आप पढ़े। इन प्लेज में इनर वर्ल्ड को, इंसान की जो इनर वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई, ठीक है, ये देखने की कोशिश की। अब अगर आप आगे आते हैं तो हम देखते हैं ये कि एक जो मेन फोकस है ऑफ यूरोपियन ड्रामा इज ऑन द क्वालिटी ऑफ द ड्रामा, कि क्वालिटी इसकी इंप्रूव की जाए, ठीक है। पहले क्या था? पहले ये था कि सिर्फ जो था ये सर्व करता था किसको? पॉलिटिकल पर्पसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मैंने ग्रीक ड्रामे के बारे में भी आपको बताया था कि ग्रीक ड्रामे का एक मकसद ये भी था कि लोगों को कैसे रिलीजियसली काबू किया जाए। अगर फर्ज करें मैं ड्रामे में ये दिखाता हूं, कि जो फेट है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, और मैं दिखाता हूं कि इडिपस रेक्स जो है वो फेट से लड़ता है, तो अगर वो फेट से लड़ता है तो उसका अंजाम क्या होता है कि उसे एग्जाइल में जाना पड़ता है। मैं दिखाता हूं कि कोई जो फेट के साथ लड़ता है वो जुकेस्टा को जो है खुदकुशी करनी पड़ती। ये क्या चीज़ें? ये चीज़ें कि मैं ये बता ही रहा हूं कि मैं खास पर्पस को जो है ना पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए प्ले को इस्तेमाल कर, यानी वो स्टेट का एजेंडा बन जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यूरोपियन ड्रामे ने सोशल इश्यूज को लेना शुरू कर दिया। उसने कहा कि देखिए हम कोई प्रोपेगेंडा मशीन नहीं है, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम जो है प्रोपेगेंडा मशीन बने, बल्कि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये कि हम जो है वो उन सोशल इश्यूज को रेज करें, ठीक है, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट है, ठीक है, और जो है अपना सुसाइडल टेंडेंसीज हैं हमारे लोगों के अंदर, जॉब लेसनेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको हम जरा देखना शुरू कर दें, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो थी वो आनी शुरू हो गई। अब यहाँ पर अगर हम 20th सेंचुरी की तरफ आते हैं तो इन द न्यू अर्ली
20th century drama of political reflecting the unease and revelation of work against the state, philosophical dwelling into who and why human life and existence, revolutionary, exploring the themes of colonization and loss of territory. ठीक है? They explored common societal business practices, condition of factories, new political ideology, socialism, or the rise of repressed sector of the population, women. ये जो चीजें हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो इश्यूज हैं, मैं ये समझता हूँ कि अब हम, अगर आप पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पर हम जितना रिलेट करते हैं यूरोपियन ड्रामेटिक ट्रेडिशन एंड मॉडर्न ड्रीम से, अब शायद हम कभी भी रिलेट ना करते हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे हैं। अब हमारे प्रॉब्लम्स ये हैं कि हमारे यहाँ क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच हैं, उसकी वजह से लातदाद प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं। इसके अलावा हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारी एक टेरिटरी है जो गुजरावाला है, गुजरात है, मंडी भाउदीन है, जहाँ से बहुत से लोग इलीगल इमिग्रेंट्स बन के यहाँ से जाते हैं। उनकी जिंदगी है, उनकी प्रॉब्लम्स है, उनके इश्यूज है, अब उनके बातचीत जो है वो होने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह ये जो कहने मतलब है कि हमारे यहाँ सोसाइटी के प्रेशर की वजह से लोग जो है वो क्या करते हैं कि वो अपनी जिंदगी को कैद कर देते हैं, उनको डिस्कस करने की जरूरत है। हाँ, मैं ये जरूर इस बात से एग्री करता हूँ कि हमें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारे लोग, हमारे सब लोग हमें ये कहते हैं कि ये चीजें, इन पे बात ना करो। बात करने की जरूरत नहीं है, बात समझने की जरूरत है, बात समझने की जरूरत। और हम अब इतने अडल्ट्स हो गए हैं कि हमें पता चल जाता है कि ये बात कैसे, क्यों कही जा रही है, इस बात को हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, इस बात के बारे में डिस्कस क्यों किए जा रहे हैं। अब यहां पर एक दो चीजें और भी आई हैं, वर्ड आए सोशलिज्म। सोशलिज्म और के साथ पैरेलल में एक लफ्ज है कैपिटलिज्म। ये जो पूरा पीरियड है, कॉन्टिनेंटल लिटरेचर है, इसके अंदर हम कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की बहस देखते हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म की वजह से ये जो लोग हैं, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखी है और सेकंड वर्ल्ड वॉर देखी। तो कैपिटलिज्म मजबूर करता है इंसानों को कि वो कॉलोनाइजेशन करें, वो दूसरों के मुल्कों पे कब्जा करें, उनकी टेरिटरीज को छीने, उनके रिसोर्सेज छीने, क्योंकि कैपिटलिज्म की जो बेस है वो ग्रीड पर है। कैपिटलिज्म की बेस जो है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी पर है। उसका मतलब ये कि जो मार्केट में आप फायदा उठा सकते हैं, फायदा उठाएं, तो वजह उसकी ये कि ज़्यादा से आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएं, अपनी चीज़ों को बढ़ाएं। जो आपके रिसोर्सेज बढ़ते चले जाएंगे, क्या होगा कि आप जो है वो आपको भरपूर मौका मिलेगा कि आप दूसरों को एक्सप्लॉइट करें, और दूसरों को एक्सप्लॉइट करने से आपको पैसे मिलेंगे। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की एग्जांपल है, अमेरिकन इंपीरियलिज्म की गुफ्तगू है। ये तमाम चीज़ें किस चीज़ को हाईलाइट कर रही हैं कि आपको दूसरे का मुल्क जो है वो इसलिए चाहिए कि वहाँ के आप रिसोर्सेज पे कब्जा कर सकें। इंडिया के ऊपर हम कश्मीर की बात करते हैं, तो कश्मीर में हमें जो प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है, वो लॉस ऑफ टेरिटरी है, वो कॉलोनाइजेशन, वो बेसिकली तो इंडिया ने कॉलोनाइज किया हुआ उस जगह को। तो दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सोशलिज्म जो है वो इसके बिल्कुल मुतसाद, वो कहता है कि कलेक्टिव विजडम के साथ सब लोग बैठे और वो जो काम अच्छा कर सकते हो वो करें, और जो पैसे हैं वो स्टेट के पास होने चाहिए। ये जो टैक्सेस का निज़ाम है, ये जो हॉस्पिटल्स हैं, वो कहता है कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो गवर्नमेंट को बनाने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, ताकि तालीम जो है वो उसके और जो हेल्थ के इश्यूज हैं वो आम लोगों को दिए जा सके। अच्छा, कोई भी मुल्क अब प्योर कैपिटलिस्ट नहीं रहा और कोई मुल्क भी प्योर सोशलिस्ट नहीं, सब दरमियान, बहुत से कंट्रीज दरमियान में है, कुछ एक सोशलिज्म में करीब है, कुछ कैपिटलिज्म में करीब है। अगर मैं कहूँ कि कैपिटलिज्म में करीब कौन है, तो मैं कह सकता हूँ कि अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा क्लोज है कैपिटलिज्म से। अगर मैं नाम लूँ स्वीडन का, स्विट्जरलैंड का, तो वो जो है वो क्या सोशलिज्म से ज़्यादा करीब है। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि ये इस किस्म की जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम को भी स्टडी करना जो है लिटरेरी टेक्स्ट में ज़रूरी होता है कि वो किस किस्म की जो है ना वो इन्वायरमेंट के साथ गुजर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ कन्वेंशन ऑफ यूरोपियन ड्रामेटिक ट्रेडिशन। अच्छा, ये दोनों आपने ये तीनों स्लाइड्स जो हैं ये मैंने आपको पेश की हैं, काइंडली इनको सामने आपने रख लेना है। मैं मानूर से भी ये बात कर रहा हूँ और एहसान और पूरी क्लास से कि ये आपको, मैंने जो आपको क्विज देना ना, मैंने आपको क्विज इन्हीं 3 प्रेजेंटेशन से बना के देना, यानी कोई सवाल भी मैंने इन 3 लेक्चर्स की स्लाइड्स के अलावा क्विज में नहीं देना। तो ये जरा पहला क्विज नंबर 1 जो होगा मेरा आपका,
वो आपका क्विज नंबर इन 3 स्लाइड्स पे होगा। तो काइंडली जरा इनको जरा आपने दोबारा भी पढ़ लेना है, देख लेना है, ठीक है? एग्री करते हैं मेरे से? यस सर। यस सर। जी सर। अच्छा, अब जो कन्वेंशंस है, मिसाल के तौर पे मैं क्विज के अंदर पूछता हूँ कि ये पोएटिक रियलिज्म कन्वेंशन है यूरोपियन ड्रामेटिक ट्रेडिशन का, तो आपका जवाब होगा यस। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अच्छा बताएं कि ये चीज़ें जो हैं ये उसमें क्या क्या चीज़ें डील की जाती थी, और उसमें मैं बाकी के साथ एक वुमन इश्यूज भी दूँ, आपने वुमन इश्यूज को टच कर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि किस किस्म के कन्वेंशन जो हैं वो हम लोग चला रहे हैं, उस पर बातचीत हो रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि रियलिज्म एंड मिथ। रियलिज्म क्या है कि जो चीजें रियल नजर आए, यानी जो सच है क्या एक सच का एक पर्सपेक्टिव है वो दिखाया जाए, और उस सच को किससे जोड़ दी जाए? एक मिथ के साथ। मैं अगेन एहसान से फायदा उठाना चाहता हूं, उसकी जहानत से। एहसान, ये मिथ क्या चीज है? सर मिथ सर एज सच जस्ट लाइक सर किसी का रिलीजन, अगर उसको मतलब जैसे सर ग्रीक है, उनके जो गॉड और गॉडेसेस थे, तो अब वो शायद उनको रियल मानते हो, लेकिन हमारे लिए वो मिथ है सर। इसी तरह अगर मतलब हम देख सकते हैं तो फिर तो सर इस्लाम भी एक मिथ ही है। देखिए ये बताएं, अगर वो क्योंकि मिथ जो है ना, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है ना, हमारे ऊपर जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो मिथ का होता है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ जिंदा है, वो हमारी स्टोरीज हैं, दीज आर आवर स्टोरीज। मिसाल के तौर पर एग्जांपल देता हूं, हमने कुर्बानी की है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कहानी है, वो हमारे लिए वो मिथ जो है वो क्या है? वो हमारी कहानी है, हम उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या है कि हमें ये जो क्या है कि वो उस मिथ को वो कहते हैं वापस लाया जाए, यानी ये ना किया जाए कि उस मिथ को छोड़ दिया जाए, बल्कि मिथ को भी क्या किया जाए, उसको नया एंगल दिए जाए, नया तर्ज दिए जाए, ठीक है? उसके बाद है पोएटिक रियलिज्म। पोएटिक रियलिज्म ये है कि बात रियलिज्म की हो लेकिन पोएटिक स्टाइल में हो, जैसे 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 फैज अहमद फैज की पोइट्री। फैज अहमद फैज की पोइट्री के अंदर क्या है कि आपको एक रियलिज्म भी नजर आता है, क्योंकि वो क्या है, वो डील करती है जो करंट हमारे उस जमाने के जो इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज को वो डील करती है। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे से पहली मोहब्बत मेरे महबूब न मान, ये क्या है? इट्स अ पॉलिटिकल पोइट्री। वो कह रहा है कि यार कि मेरे महबूब, मैं वो मोहब्बत नहीं दे सकता क्योंकि मेरी नजर अपने वतन पे पड़ रही है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे वतन के अंदर किस कदर की नाइंसाफियां हैं, और मेरी नजर जब उनको देखती है तो ये नहीं कि तेरा हुस्न जो है वो अब वो इतना मैजिकल नहीं रहा, वो आज भी मैजिकल है मेरे लिए, वो आज भी क्या मैजिकल है, वो आज भी मेरे लिए मिथ है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे लिए मेरे इश्यूज क्या हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर कैसे मोहब्बत, अपनी जाती मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता हूँ जहां पे मेरे मुल्क के अंदर इतने मसाइल। तो ये क्या है? ये पोएटिक रियलिज्म। ये पोएटिक रियलिज्म क्या फैज की पोइट्री से, ये मेरा किंजा नासिर से सवाल है, क्या किंजा नासिर आप फैज की पोइट्री से कभी मुतासिर हुई?